लोकसभा चुनाव के बाद हुए देश के अलग अलग राज्यों के कुल 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 10 पर इंडी गठबंधन के घटक दलों को, 2 पर बीजेपी को तो 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। ऐसे में इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और सभी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनता का भरोसा इंडी गठबंधन पर बढ़ा है और उन्होंने भाजपा को नकार दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी ने तो अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि जिसको जीत मिली है, उन्होंने लिखा 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडी गठबंधन के साथ खड़ी है। इसी को लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं को करारा जवाब दिया। अमित मालवीय ने इस पोस्ट में लिखा, यह नतीजे इंडी अलायंस की हताशा की स्थिति में किसी तरह अच्छा महसूस करने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि इस नतीजों पर इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस के नेता जैसा जश्न मना रहे हैं, नतीजों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के कुल 13 विधानसभा सीटों का पूरा लेखा जोखा लिखकर इस पर पोस्ट किया। उन्होंने सवाल भरे लहजे में लिखा कि क्या इंडी गठबंधन उपचुनाव में जीत का जश्न मना रही है? ऐसी क्या खुशी उन्हें मिली है? बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव में पूरी तरह धांधली हुई। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान की कोई झलक वहां नहीं दिखी। कुछ सीटों पर कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। क्या यह इंडी गठबंधन की जीत है या टीएमसी द्वारा मतदाताओं को डराने और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने जैसा लग रहा है? अच्छे उम्मीदवारों की कमी के कारण टीएमसी को 4 में से 2 सीटों पर पूर्व भाजपा विधायकों को मैदान में उतारना पड़ा। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। यहां कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन बीजेपी ने हमीरपुर सीट जीत ली। नालागढ़ और देहरा में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस को निराश होना चाहिए कि वह सत्ता में होने के बावजूद तीनों सीटें नहीं जीत सके। वहीं उत्तराखंड में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट पर गौर करें तो यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच बारी बारी से जीत हार का सिलसिला चलता रहा है। 2012 में कांग्रेस, 2017 में बीजेपी, 2022 में कांग्रेस और अब 2024 में कांग्रेस ने सीट बरकरार रखी है। कांग्रेस विधायक के दल बदल करने के कारण चुनाव की यहां आवश्यकता पड़ी। इसमें जश्न मनाने वाली क्या बात है? मंगलौर की सीट से कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीते। इसके पीछे की वजह देवभूमि में जनसांख्यिकी बदलाव है। इसके साथ ही तमिलनाडु के एक सीट पर जो उपचुनाव हुआ, क्या डीएमके को इस सीट पर हार की उम्मीद थी? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहां एक सीट पर हुए उपचुनाव में जैसी की उम्मीद थी, सत्तारूढ़ भाजपा की जीत हुई। बिहार की बात की जाए तो यहां विधानसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। इंडी गठबंधन की तरफ से यहां उतारे गए राजद के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। वहीं पंजाब में एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आशा के अनुरूप सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जीती है, क्योंकि वे यहां सत्ता में हैं। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। इंडी गठबंधन का दोगलापन देखिए कि जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, वे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण नहीं ठुकरा पाए। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के समय पूरा विपक्ष अंबानी अडानी को गालियां दे रहा था, लेकिन आज लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और तमाम वे नेता जो कल तक गालियां दे रहे थे, आज सभी अंबानी के यहां हाई प्रोफाइल पार्टी में पहुंच गए। जो लोग खुद को अंबानी अडानी के खिलाफ बताते थे, आज वही लोग सबसे पहले अनंत अंबानी की शादी में पहुंच गए। लालू यादव बीमारी का बहाना बनाकर जमानत के लिए व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहीं अंबानी के यहां बिना व्हील चेयर के सूट बूट के पहुंच गए। इससे साफ है कि यह जनता को मूर्ख बनाकर खुद मलाई खा रहे हैं। अंबानी ने लालू यादव के लिए विमान पटना भेजा था। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव भी मुंबई गई है।
मुकेश अंबानी के बेटी की शादी में शामिल होने को लेकर ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा, मैं मुंबई जा रही हूं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है। उन्होंने कई बार आमंत्रित किया है और मुकेश अंबानी जी बंगाल के निमंत्रण पर कई बार विश्व बांग्ला सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मैं शायद नहीं जाती, लेकिन मुकेश जी, उनके बेटे और नीता जी ने मुझे बार बार आने के लिए कहा, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया है। इसे कहते हैं चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस शादी में शामिल हुए। उनके साथ उनकी पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव, बेटा अर्जुन यादव और बेटी अदिति यादव भी पहुंचे। ये वही लोग हैं जो दिन रात अडानी अंबानी को कोसते रहते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह में भाग लिया। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शादी में पहुंची। सोशल मीडिया में उनका मजाक उड़ रहा है, जिन्होंने इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में पोज दिया। उन्होंने इसे एक यादगार क्षण करार दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर इस तस्वीर को नए पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर डाला। यह वही प्रियंका चतुर्वेदी है जो मोदी अंबानी फ्रेंडशिप गोल्स की बात करते हुए यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाने के बोल शेयर कर चुकी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी अपने परिवार के साथ भोज खाने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव के दौरान सलमान खुर्शीद के मुख्य आतिथ्य में हुई सभा में उनकी भतीजी सपा नेता मारिया आलम खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने मौजूदा हालत में वोट जिहाद जरूरी है। मारिया ने कहा कि हर महिला, हर पुरुष वोट जिहाद से संविधान बचाने को वोट जिहाद की जंग को लड़ेगा। इस मामले में सलमान खुर्शीद और मारिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी अपने बेटे के साथ अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजा कमलेश शाह ने कड़े मुकाबले में कांग्रेस के धीरन शाह को 3027 वोट से हरा दिया। कसमकस भरे मुकाबले में तीसरे से 8वें राउंड में धीरन शाह आगे निकल गए थे। अंतिम 2 दौर की मतगणना ने नतीजों को भाजपा की झोली में डाल दिया। करीब 11 साल बाद अमरवाड़ा सीट पर भाजपा ने परचम लहराया है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले राजा कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी और विधायकी से इस्तीफा दिया था। उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गए थे। कांग्रेस से भाजपा में आए प्रेम नारायण ठाकुर ने 2008 में अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। उसके बाद 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों में राजा कमलेश शाह ने यहां जीत दर्ज की। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कमलेश शाह भाजपा में आए और पार्टी को छिंदवाड़ा जिले की इस महत्वपूर्ण सीट पर जीत दिला दी। मोहन यादव के सामने मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली चुनौती थी जिसका सामना उन्होंने सफलतापूर्वक कर लिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके पूर्व सांसद बेटे नकुल नाथ के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी। लोकसभा चुनावों में मिली हार से वे अब तक उबर नहीं सके थे। 2023 के विधानसभा चुनावों में जिले की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने परचम फहराया था। भाजपा को जिले की एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हालांकि उसके बाद राजा कमलेश शाह ने भाजपा की सदस्यता ली और बाजी ही पलट गई। पहले लोकसभा चुनावों में विवेक बंटी साहू ने नकुल नाथ को करीब 1.25 लाख वोट से हराया। अब राजा कमलेश शाह ने अपनी सीट पर जीत पर कब्जा कायम रखते हुए कमलनाथ के गढ़ में भाजपा को सेंध लगाने में सफलता दिलाई। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी जीत जनता के विश्वास और भाजपा की विचारधारा पर भरोसे की जीत है। यह जीत बताती है कि जनता सरकार और भाजपा संगठन पर भरोसा कर रही है। मैं अपनी ओर से इस जीत पर प्रदेशवासियों और खासकर अमरवाड़ा की जनता को बधाई देता हूं और आभार मानता हूं
आज मैं मुंबई हूं, लेकिन मेरा मन है कि अमरवाड़ा की जीत में वहां के कार्यकर्ताओं और जनता के साथ जश्न में शामिल हूं। बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में कोई बड़ी सभा आयोजित नहीं की। छोटे छोटे इलाकों में जाकर बीजेपी नेताओं ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर स्थिति, परिस्थिति और समस्या को जाना। चुनाव के बाद समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा स्वीकार कर चुके हैं कि अमरवाड़ा में बीजेपी ने बड़ी सभा नहीं की थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सक्रिय दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव के लिए भी पूरी ताकत लगा दी। इन सब कारणों से अमरवाड़ा चुनाव बीजेपी के लिए थोड़ा आसान हो गया था। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने शुरू से आखिर तक बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी। अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजों पर भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। प्रदेश प्रवक्ता मुकेश नायक का कहना है कि अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। हार के बाद पुनर्गणना को लेकर आवेदन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार पर मंथन किया जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत को लेकर जोरदार चर्चा हुई। अगर जो बाइडेन पीछे हटते हैं तो कमला हैरिस को व्यापक रूप से आगामी राष्ट्रपति चुनावों में संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी और कमला हैरिस के बीच टेलीफोन पर बातचीत की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी बेइज्जती करा ली, लेकिन इस बार उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। राहुल को लेकर कांग्रेसी पक्षकारों ने दुनिया भर में एक खबर फैलाई कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 11 जुलाई 2024 को राहुल गांधी से फोन पर बात की है। ऐसे में जबकि इसी साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और राष्ट्रपति जो बाइडेन के हेल्थ इश्यू के कारण कमला हैरिस के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा जोरों पर है। राहुल गांधी के साथ उनकी फोन पर बात होने की खबर देश दुनिया में सुर्खियों में आ गई। कांग्रेसी पक्षकार और नेता इस खबर को जोर शोर से प्रसारित करने लगे, लेकिन जल्द ही इसका पर्दाफाश हो गया कि कमला हैरिस की राहुल गांधी से कोई बात ही नहीं हुई है। अमेरिका में पीटीआई के पत्रकार ललित के झा ने साफ किया कि उपराष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात से इनकार किया है कि कमला हैरिस की भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ फोन पर कोई बात नहीं हुई है। अमेरिका में पीटीआई के पत्रकार ललित के झा ने साफ किया कि उपराष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात से इनकार किया है कि कमला हैरिस की भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ फोन पर कोई वार्ता हुई है। उधर कांग्रेस समर्थक फर्जी खबर पर लहालोट हुए जा रहे थे। यही नहीं, कांग्रेस का इकोसिस्टम यह भी कह रहा है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस से जुड़े हैंडलों के अलावा पार्टी समर्थक पत्रकार भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। यहां तक कि कई मीडिया संस्थानों ने भी इस रिपोर्ट को जमकर चलाया। द इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, द फेडरल न्यूज, डेक्कन हेराल्ड, आउटलुक, एबीपी न्यूज और टेलीग्राफ इंडिया ने इस खबर को शेयर किया। जैसे ही राहुल गांधी की कमला हैरिस से बात ना होने की खबर सामने आई, वैसे ही कांग्रेसी पक्षकारों ने चुप्पी साध ली, लेकिन तब तक दुनिया भर में उनकी किरकिरी हो चुकी थी। फोन पर बात होने की खबर झूठी निकलने पर लोग कांग्रेस के साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की थू थू कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर इस फेक न्यूज को फैलाने वाले पक्षकारों पर भी तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कांग्रेस मतलब झूठ की दुकान। पीटीआई पत्रकार साफ मना कर रहे हैं, राहुल गांधी की कमला हैरिस से कोई बात नहीं हुई है। फिर आखिर कांग्रेस वाले झूठी खबर किसके कहने पर चला रहे हैं? नागालैंड की कांग्रेस नेता वेनिसा जी कीबा ने इस दावे को दोहराया। मोदी विरोधी ट्वीट्स करने वाले गरुराज अंजान ने इसे एक बदलाव करार दिया। कांग्रेस के एक अन्य कट्टर समर्थक प्रहलाद दलवाड़ी ने तो राहुल गांधी को भारत का शैडो प्रधानमंत्री तक करार दिया। एबीपी न्यूज के आशीष सिंह भी यह दावा करने वालों में शामिल रहे। हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा ने तो यहां तक लिख दिया कि चंपू मीडिया इस पर कुछ नहीं कह रहा है, केवल आपातकाल की रट लगा रहा है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी के बाद शुभ आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया था।
इस समारोह का आयोजन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी के एक दिन बाद किया गया था, जिसमें वैश्विक हस्तियां, आध्यात्मिक नेता और राजनेता शामिल हुए थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में शंकराचार्यों को भी बुलाया गया था। इस समारोह में पीएम मोदी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन जिस वीडियो की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है पीएम मोदी का शंकराचार्य को पैर छूकर प्रणाम करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। असल में पीएम मोदी ने यहाँ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी को पैर छूकर प्रणाम किया था। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने कई मौके पर पीएम मोदी की खूब आलोचना की है। कई मौकों पर पीएम मोदी की आलोचना कर चुके हैं शंकराचार्य। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठाते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि ये उद्घाटन ही गलत है, क्योंकि राम मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्मसम्मत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा था कि राहुल गांधी का बयान हिंदू विरोधी नहीं है। पीएम मोदी ने शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज और दक्षिण पीठ के शंकराचार्य को पैर छूकर प्रणाम किया और सबसे आशीर्वाद लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और पीएम मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी पैर छूकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद पीएम मोदी को आशीर्वाद देते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने गले में पहनी माला उतारकर पीएम मोदी को पहना रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, शंकराचार्य का पद सम्मानित है, उस पर कौन बैठा है बहुत मायने नहीं रखता, और उसी परंपरा का पूर्ण सम्मान कर रहे हैं मोदी जी। एक अन्य यूजर ने लिखा, शंकराचार्य जी भले ही मोदी जी को कुछ भी बोले हों, लेकिन मोदी जी ने मिलते ही उनको प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। खैर, आसन पर बैठे व्यक्ति का सम्मान होना भी चाहिए, भले ही उनके शंकराचार्य होने पर विवाद हो, ये अलग बात है। एक और यूजर ने लिखा, देख लो बीजेपी IT सेल वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेते हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज के पद पर रहते हुए आम लोगों के बीच प्रसिद्ध पूर्व जस्टिस रोहित आर्य ने अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने रोहित आर्य को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए शपथ दिलाई। भोपाल में हुए पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आर्य ने अपनी नई पारी की शुरुआत की बात कही। रोहित आर्य ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया, इस सवाल पर पूर्व जज ने कहा कि मेरे विचार बीजेपी के विचारधारा से मेल खाते हैं। वह एक ऐसी पार्टी है जो मानवीय मूल्यों में भरोसा करती है। जस्टिस आर्य का कहना है कि वह भोपाल में एक कार्यक्रम में गए थे, वहां उनसे अपील की गई कि वह बीजेपी से जुड़ जाएं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जस्टिस रोहित आर्य ने लाइव लो से बातचीत में कहा, मेरा प्रयास समाज के पिछड़े और दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाना है। मैं ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना चाहता हूं और एक राजनीति पार्टी होने के नाते बीजेपी मुझे ऐसा करने में मदद करेगी। जस्टिस आर्य 3 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने करीब 11 वर्षों तक जज के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। रोहित आर्य जज की कुर्सी पर बैठकर अपने बड़े फैसलों को कठोरता से लेने के लिए जाने जाते हैं। उनकी अदालती कार्रवाई के कई वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होते रहते हैं। जस्टिस आर्य ने 1984 में बतौर वकील करियर की शुरुआत की थी। उन्हें 2003 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सीनियर वकील नियुक्त किया गया था। फिर उन्हें 2013 में हाईकोर्ट का जज बनाया गया था और 2015 में उन्होंने स्थायी जज के रूप में शपथ ले ली थी। जस्टिस आर्य 27 अप्रैल 2024 को रिटायर हुए थे। रोहित आर्य ने अदालती कार्रवाई के दौरान सुनवाई करते हुए कई अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश प्रशासन को भी दिए थे। अब उनके रिटायरमेंट के दौरान उनके कुछ फैसलों को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई है, जब उन्होंने किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पूर्व जस्टिस रोहित आर्य की अध्यक्षता में ऐसे कई मामलों के फैसले दिए गए जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार करने वाला फैसला भी शामिल था। रोहित आर्य अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। साल 2021 में जस्टिस रोहित आर्य ने नए साल के कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। अपने आदेश में जस्टिस रोहित ने सद्भावना और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देने के कर्तव्य पर जोर देने को कहा था।
हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी थी।